जय हिंद दोस्तों। तो मेयर ऑफ कैस्ट्रेविच का 90% पोर्शन ऑलमोस्ट हमने कवर कर लिया है। चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 40 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब आगे चैप्टर 41 से शुरू करते हैं। और ये लास्ट वीडियो है मेयर ऑफ कैस्ट्रेविच की, जो डिटेल्ड समरी है उसकी आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के अनुसार। जो भी इम्पोर्टेंट है वो अपन डिस्कस करते हुए आ रहे हैं और आगे भी इसी तरह डिस्कस करेंगे। Not long after Henchard learns of Rosita's death, he is sitting up at home when Elizabeth Jane arrives. She gives him the news, which he has already heard. He says how kind of her it was to come and invites her to rest there while he prepares some breakfast. Elizabeth Jane lies down and falls asleep, and Henchard waits with the breakfast, contemplating a better future with his stepdaughter. तो हेंचर्ड को तुरंत ही पता चल गया लुसेटा की मृत्यु का। और लुसेटा की मृत्यु के पता लगने के थोड़ी ही देर बाद जब वो घर पे बैठा हुआ था तो एलिजाबेथ जेन घर पहुंच जाती है और वो हेंचर्ड को न्यूज़ देती है। कौन सी न्यूज़? लुसेटा की डेथ की, जो कि हेंचर्ड पहले से ही जानता है। तो वो जानता है कि जो एलिजाबेथ जेन है वो किस स्थिति में घर आई है और काफी थकी हुई है। इसलिए वो उसे वहां पर रेस्ट करने के लिए बोलता है और खुद ब्रेकफास्ट बनाने के लिए चला जाता है एलिजाबेथ के लिए। एलिजाबेथ जो है वो लेट जाती है और सो जाती है और हेंचर्ड ब्रेकफास्ट के साथ उसका इंतजार करता है और सोचता है कि कंटेम्पलेटिंग का मतलब होता है विचारशील होना। और विचारों में मग्न हो जाता है कि अपनी बेटी के साथ, अपनी जो स्टेप डॉटर है उसके साथ वो अच्छा फ्यूचर बना सके, इस बारे में सोचता है। Henchard answers a knock at the door and is greeted by the stranger, who stopped at Peter's finger in Mixon Lane. The stranger identifies himself as Richard Newson. तो रिचर्ड न्यूसन नाम के व्यक्ति का पहली बार जिक्र कहाँ पे आ रहा है? चैप्टर 41 में आता है। And a chill goes through Henchard upon hearing this name. Newson speaks of Susan's innocence in the matter of her own sale, how she did not realize that the transaction between them was not binding. Newson explains how he hoped to give Susan a better life and how she had seemed happy once she had a second child to replace the first who died. हेंचर्ड के दरवाजे पे एक दस्तक होती है और एक अजनबी के द्वारा उसे ग्रीट किया जाता है, जो भी था, गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग। जो कि, और ये वही अजनबी है जो पीटर्स फिंगर में गया था मिक्सन लेन में रात के समय। और वो अजनबी अपना नाम बताता है, रिचर्ड न्यूसन। और जैसे ही ये नाम हेंचर्ड के कानों में पड़ता है वैसे ही वो तो ठंडा पड़ जाता है, यानी कि शॉक लग जाता है उसे। न्यूसन बताता है सूजन की इनोसेंस के बारे में, जो कि उसकी खुद की बिक्री के संदर्भ में था, कि सूजन इतनी इनोसेंट थी कि वो खुद बिक चुकी है उसके हाथों, न्यूसन के हाथों। इस बात को लेकर भी वो बहुत ज्यादा चतुर चालाक नहीं थी, वो बहुत ही सीधी सादी सी थी। और ये बताता है कि कैसे उस सीधी सादी महिला को ये पता नहीं चला कि हैंचर्ड का बीच का और रिचर्ड न्यूसन के बीच का जो ट्रांजैक्शन था वो उसके लिए बाध्यकारी नहीं था, इतनी सीधी थी वो। न्यूसन कहता है कि उसने उम्मीद की थी कि वो सूजन को एक बेहतरीन जीवन दे सके। और वो काफी खुश दिखाई देती थी उस समय जब उसके पहले बच्चे की मृत्यु के दर्द को भरने के लिए दूसरा बच्चे का जन्म हुआ था तब। Newson says that eventually Susan realized she was not bound to stay with him and was tormented by her sense of duty to return to Henchard. Therefore, when a storm at sea meant that many sailors were supposed dead, Newson decided to leave Susan with the belief that he had died and so free her to return to Henchard. He says that he learned of Susan's death but wishes to find Elizabeth Jane, his daughter. न्यूसन कहता है कि अंततः सूजन को इस बात का एहसास हो ही गया कि वो न्यूसन के द्वारा बाध्य नहीं है, न्यूसन से बंधी हुई नहीं है। और उसको हेंचर्ड के प्रति अपने कर्तव्यों का जो डर था वो सताने लगा था। टॉर्मेंटेड का मतलब होता है सताना।
तो उसके बाद क्या हुआ कि समुद्र में एक तूफान आया, जिसमें बहुत सारे नाविक जो हैं वो मर गए थे। न्यूसन ने डिसाइड किया कि वो सूजन को अकेला छोड़ देगा, इस विश्वास के साथ कि न्यूसन भी मर चुका है, जिससे वो हेंचर्ड के पास वापस लौटने के लिए आज़ाद महसूस करेगी। वो कहता है कि उसे सूजन की मृत्यु के बारे में पता चला, लेकिन वो एलिजाबेथ जेन को ढूंढना चाहता है, जो कि उसकी बेटी है। हेंचर्ड डॉजी रिप्लाइज दैट एलिजाबेथ जेन हैज आल्सो डाइड। तो हेंचर्ड तुरंत जवाब देता है कि जेन भी मर चुकी है। He says she is buried next to her mother and died more than a year previously. वो कहता है कि उसे अपनी माँ के बगल में दफनाया गया है, जो कि लगभग एक साल पहले ही मर चुकी है। Newson exclaims that his journey to Casterbridge has therefore been a vain and departs. न्यूसन आह भरता है और कहता है कि कास्टरब्रिज के लिए उसकी यात्रा सब व्यर्थ रहा, और वहां से चला जाता है। Realizing that Newson may discover the truth in town and take away Henchard's only remaining companion and hope in life, Henchard follows Newson until he sees him leave in a coach. His simple faith in the truth of Henchard's words prevents him from inquiring elsewhere for Elizabeth Jane. तो इस बात के एहसास से कि न्यूसन शायद सच्चाई को जान लेगा अगर वो कस्बे में रहेगा, तो इसलिए और उसको ले जाएगा, किसको ले जाएगा, जेन को ले जाएगा अपने साथ में, जो कि हेंचर्ड के जीवन की एकमात्र उम्मीद और एकमात्र साथी है। इस एहसास से हेंचर्ड न्यूसन का पीछा करता है, और तब तक पीछा करता है जब तक वो न्यूसन को एक कोच में, एक गाड़ी में बैठकर जाते हुए नहीं देख लेता। न्यूसन की जो सामान्य विचारधारा का विश्वास था हेंचर्ड की बातों में, हेंचर्ड के शब्दों में, उसने न्यूसन को एलिजाबेथ जेन के बारे में किसी और से जानकारी करने से रोक दिया। यानी कि उसने आंख बंद करके हेंचर्ड की बातों पर विश्वास किया। Henchard realizes that perhaps Newson's grief at believing Elizabeth Jane dead has also prevented him inquiring further, but he feels that Newson's grief could be nothing next to his if Elizabeth Jane were taken from him. हेंचर्ड को एहसास होता है कि शायद न्यूसन का दुख जो है वो एलिजाबेथ जेन की मृत्यु से जो उसके मन में दुख उत्पन्न हुआ है, शायद उस दुख ने न्यूसन को और ज्यादा जानकारी करने से रोक दिया। लेकिन उसे इस बात का भी एहसास है कि न्यूसन का दुख कुछ भी नहीं होता, किस चीज के सामने, हेंचर्ड के दुख के सामने। अगर एलिजाबेथ जेन को ले जाया जाता हेंचर्ड से दूर, तो जो दुख हेंचर्ड को होता, उस दुख के सामने न्यूसन का दुख कुछ भी नहीं होता। He returns home and has breakfast with Elizabeth Jane, who is grateful for his kindness and attentiveness. तो वो वापस घर आता है और अपनी बेटी के साथ में नाश्ता करता है, जो कि काफी खुश है और कृतज्ञ है अपने पिता के दयापूर्ण स्वभाव से और उसकी ओर ध्यान देने की प्रवृत्ति से। Elizabeth Jane asks if Henchard is lonely and promises to come visit him frequently. After she departs that day, Henchard knows that she would come live with him if he asked, and yet he fears that Newson will still discover her and take her away from him. एलिजाबेथ जेन कहती है कि अगर हेंचर्ड अकेला है, तो वो वादा करती है कि वो हेंचर्ड से मिलने के लिए आती रहेगी। और उस दिन जब वो चली जाती है, तब हेंचर्ड सोचता है कि काश वो उसके पास रहने आ जाए। अगर वो उससे पूछेगा तो इस बात को, कि अगर हेंचर्ड एलिजाबेथ से पूछेगा कि भाई तुम मेरे पास रहने आ जाओगी क्या, तो शायद काश ऐसा हो जाए कि वो मेरे पास रहने आ जाए। लेकिन फिर उसे इस बात का भी डर सताने लगता है कि कहीं न्यूसन को सच्चाई का पता ना लग जाए और वो उसे उसके पास से, हेंचर्ड के पास से ले ना जाए। Henchard thinks about his life, in which he may live on for many more years, and he sees nothing in it to look forward to, no hobbies or interests to occupy him in place of the people who have been taken from him. Henchard अपने जीवन के बारे में सोचता है कि उसने इतने साल जिए, फिर भी उसने कोई हॉबी या कोई इंटरेस्ट नहीं बनाया अपने आप के अंदर, ना ही ऐसी कोई जगह बनाई लोगों के दिलों में जहां पर उसे कोई स्थान मिल सके। He walks to the second bridge and follows the river to a place called Ten Hatches. वो सेकंड ब्रिज के पास जाता है और
सेकंड ब्रिज के पास से उस नदी के साथ साथ चलता है और उस स्थान तक जाता है जिस जगह का नाम क्या है, 10 हैचेस। 10 हैचेस नाम की जगह तक वो नदी के साथ साथ चलता है। He takes off his hat and coat and stands at the very edge of the river, but as he looks down, he sees a figure in the water, which is revealed to be himself. Hencher turns away, overwhelmed, as if witnessing a miracle. He takes his hat and coat and leaves the river. तो हेंचर नदी के पास पहुंचकर अपनी टोपी उतारता है, अपना कोट उतारता है और नदी के किनारे पे खड़ा हो जाता है। लेकिन जैसे ही वो नीचे देखता है नदी में, उसे एक फिगर दिखाई देता है पानी के अंदर, जो कि बिल्कुल हेंचर्ड के खुद के जैसा है। अब ये वही फिगर है जिसकी स्कीमेटी राइड हुई थी ना, वो लोग यहाँ फेंक गए उस फिगर को। स्कीमेटी राइड किन किन की हुई थी, रूसेटा की और हेंचर्ड की, क्योंकि उन्हीं के तो लव लेटर मिले थे उन सबको उस बॉक्स के अंदर जो जॉब ने दिखाए थे, और वो इस फिगर को यहाँ फेंक गए। तो हेंचर्ड को एकदम शौक लगा अपना फिगर पानी में पड़ा हुआ देखकर, और हेंचर्ड मुड़ गया और एकदम व्याकुलता से घबराया हुआ सा इसको एक चमत्कार समझ के तुरंत वहां से अपनी टोपी और कोट उठाकर चला गया। Henchard returns home to find Elizabeth Jane waiting to see him, saying that he had appeared sad that morning and that she wished to visit again. He asks her if she believes in miracles. He asks if she will come with him so that he can show her something, and the pair returns to 10 Hatches. Elizabeth Jane sees in the water Henchard's effigy from the Skimington ride. Henchard says that the performance of the Skimington ride killed Lucetta but saved his life. हैंचर्ड वापस घर आ जाता है नदी से और वहां पर देखता है कि जेन उसका इंतजार कर रही है। और जेन ने क्या कहा है कि आज सुबह हैंचर्ड बहुत उदास दिखाई दे रहा था, इसलिए उसने उनसे दोबारा मिलने का सोचा। हैंचर्ड जेन से पूछता है कि क्या उसे चमत्कारों में विश्वास है, और उसे जेन को अपने साथ आने के लिए कहता है। और वो दोनों साहब नदी की तरफ 10 हैचेस की ओर चल पड़ते हैं। एलिजाबेथ जेन पानी के अंदर हैंचर्ड का वो पुतला देखती है जो कि स्किमिंगटन राइड में इस्तेमाल हुआ था। हैंचर्ड कहता है कि इस स्किमिंगटन राइड की परफॉर्मेंस ने रोसेटा को तो मार दिया, लेकिन उसकी जान बचा दी। Elizabeth Jane comprehends the seriousness of Henchard's situation and asks if she might come and live with him. He says he wishes she would, but wonders how she can forgive him for his past treatment of her. Elizabeth Jane says that it is forgotten and the two plan to live together. She overhears Henchard later say that someone must be looking out for even such an outcast as himself. एलिजाबेथ जेन हैंचर्ड की जो परिस्थितियां हैं उनकी सीरियसनेस को समझ जाती है और उससे कहती है कि वो यहाँ पर आती रहेगी और वो चाहती है कि वो उसके साथ ही रहे। हैंचर्ड कहता है कि काश ऐसा हो सकता, लेकिन उसे इस बात पर भी आश्चर्य है कि क्या हैंचर्ड के पुराने बर्ताव के लिए जेन उसे माफ कर देगी। जेन कहती है कि वो सब मैं भुला चुकी हूँ, और वो दोनों साथ रहने का निर्णय करते हैं। जेन हैंचर्ड को किसी से बात करते हुए बाद में ये कहते हुए सुनती है कि कोई बाहरी व्यक्ति जेन को ढूंढने के लिए आया था, जो कि बाहरी किस तरह का बाहरी व्यक्ति है, जैसा कि खुद एंचर्ड था एक समय पर, उसी तरह का वो बाहरी व्यक्ति यानी कास्टरविज का नहीं है। एंचर्ड लिव्स इन constant anxiety that Newson will return to Casterbridge, but as time wears on and he does not, Henchard grows increasingly dependent upon Elizabeth Jane's care and love. Firefly's initial instinct to seek revenge upon the leaders of the Skimington Ride is tempered by his realization that to make too much of Lucida's history will harm himself and Henchard as well. हैंचर्ड बहुत ज्यादा तनाव में रहता था कंटिन्यू कि न्यूसन एक दिन कैस्टरविच वापस आ जाएगा, लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरता गया और न्यूसन वापस नहीं आया, हैंचर्ड एलिजाबेथ जेन के केयर के ऊपर और प्यार के ऊपर बहुत ज्यादा निर्भर हो गया। फायरफे का जो शुरुआती भावना थी उन लोगों से बदला लेने की जिन्होंने स्किमिंगटन राइड परफॉर्म की थी, वो इस एहसास से खत्म हो गई कि लुसेटा के इतिहास को उजागर करने से
खुद फारफे को और हैंचर्ड को भी नुकसान होगा। The outcome of the event is therefore regarded as an unintended and unfortunate accident. Henchard accepts the small seed business purchased for him by Farfrey and the member of the council. तो जो इवेंट था जिसका परिणाम क्या रहा, कौन से इवेंट की बात हो रही है यहाँ पे, कि फारफे ने इस गुस्से को त्याग दिया, वापस अपने जीवन में लौट आया। इस इवेंट का जो परिणाम था वो बिल्कुल भी अनइंटेंडेड था, यानी कि इसका कोई भी इंटेंशन नहीं था, कोई भी इसका उद्देश्य नहीं था, और ये एक दुर्भाग्यशाली एक्सीडेंट था। ये सोच करके फायरफ्रे ने इस बात को जाने दिया कि स्टिमिंगटन राइड जो है इसको, अब उसने वही देखे, वो कहते हैं ना कि अंगूर खट्टे हैं। अब जब जो कि फायरफ्लो को इस बात का पता चल गया कि वो उन लोगों का कुछ नहीं बिगाड़ सकता जिन्होंने ये राइड परफॉर्म की थी, तो उसने इस चीज को एक दुर्भाग्य मान लिया कि साहब दुसेटा की मौत जो है वो अनचाही है और एक दुर्भाग्यपूर्ण एक्सीडेंट है। उसके बाद में हैंचर्ड ने वो छोटा सा जो बीजों का बिजनेस है जो कि फायरफ्रे और काउंसिल के लोगों ने हैंचर्ड के लिए खरीदा है, उसने हैंचर्ड ने उस बिजनेस को एक्सेप्ट कर लिया है। अब हैंचर्ड यानी कि बीज की दुकान का मालिक हो गया है। With time, Farfre is able to put Rosita's life and death into perspective, realizing that with the revelation of her history, which would have occurred someday, life with her could never have been the same. समय के साथ साथ फायरफ्रे जो है वो लुसेटा के जीवन और मरण को एक पर्सपेक्टिव से देखने लग गया। कौन से पर्सपेक्टिव से देखने लग गया? इस बात के एहसास से कि अगर उसने लुसेटा के इतिहास को उजागर कर दिया होता, जो कि शायद किसी ना किसी दिन सामने आ भी जाएगा, तो जो जीवन है वो वैसा नहीं रहेगा जैसा कि पहले था। अगर लुसेटा का इतिहास सामने आ गया तो फायरफे की इज्जत भी खराब होगी, इसलिए उसने इस बात को उजागर किया ही नहीं। By the end of the year, Henchard's seed business is doing very well. Elizabeth Jane takes long walks most days in the direction of Budmouth. और हैंचर्ड का जो बीजों का व्यापार है वो साल के अंत तक बढ़िया चलने लग गया, और जेन जो है वो भी अब अधिकतर दिन बडमौथ की दिशा में घूमने जाती है, लंबी लंबी वॉक्स लेने जाती है, पैदल घूमने जाती है। Henchard notices Elizabeth Jane spending more money than she used to. Although her room is humble, it is filled with books, many of which are new purchases. She also buys an expensive muff, which he comments upon. Henchard wonders about this, but is distracted by another concern about Elizabeth Jane when he observes Firefly looking at her one day. He remembers that Firefly once showed interest in Elizabeth Jane in the past, but he hates the idea of a union between the two now, which would take Elizabeth Jane away from him. तो हैंचर्ड जो है वो एलिजाबेथ जेन को काफी नोटिस करने लगा है, और अब ये देखने लगा है कि जेन काफी ज्यादा पैसा उड़ाती है पहले से। हालांकि उसका रूम काफी हम्बल है, काफी कम खर्चीला है, साफ सुथरा है, जो कि किताबों से भरा हुआ है, जिसमें से अधिकतर किताबें तो नई नई खरीदी गई हैं। अब उसने एक एक्सपेंसिव मफ भी खरीद लिया। मफ होता है मफलर, जिसके ऊपर हैंचर्ड कमेंट भी करता है, लेकिन बस ठीक है, पैसा है तो ज्यादा ध्यान नहीं देता है। हैंचर्ड इस बात को लेकर आश्चर्यचकित तो है ही, लेकिन साथ ही साथ वो इस चिंता में भी डूबा हुआ है कि एलिजाबेथ जेन को एक दिन फायरफ्ले जो है वो घूर के देख रहा था। फिर उसे याद आया कि एक समय पर फायरफ्ले जो है वो एलिजाबेथ जेन के अंदर रुचि दिखाया करता था, लेकिन अब वो उन दोनों के मिलन के जो आइडिया है उससे काफी नफरत करता है, क्योंकि इस आइडिया के सच होने पर एलिजाबेथ जेन उससे दूर हो जाएगी। From the point onward, Henchard keeps a close eye on Elizabeth Jane. By hiding in the ring, he observes the two meet and stop to talk on the Budmouth Road. He feels that Firefly means to rob him of Elizabeth Jane as well, when he thinks Firefly has already robbed him of so much else. और उस दिन से ही हैंचर्ड जेन के ऊपर काफी नजर रखने लग गया, और एक दिन जब वो रिंग में छुपा हुआ था, उसने देखा कि ये दोनों जेन और फायरफ्ले जो हैं बडमौथ रोड पर
रुके हुए हैं और एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं। तो उसे ये एहसास हुआ कि फायरफ्रे एलिजाबेथ जेन को हेंचर से चुराना चाहता है, जो कि पहले ही बहुत कुछ चुरा चुका है उससे। लुसेटा को चुरा लिया, उसका घर बार, बिजनेस, उसका ओहदा, सब कुछ चुरा लिया। अब वो जेन को भी उससे चुराना चाहता है। In Elizabeth Jane and Firefly's conversation on the road, she confesses that she likes to walk that way in order to get a view of the sea, but she will not confess why this is so. She also thanks him for the new books, which are gifts he has given her. एलिजाबेथ जेन और फायरफ्ले की जो सड़क के ऊपर वार्तालाप हो रही है, उसमें जेन स्वीकारती है कि उसे समुद्र की तरफ जाना और व्यू देखना काफी पसंद है, लेकिन वो इस बात को नहीं बताती है कि उसे ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों पसंद है उसे। भाई इस लाइन से उन्होंने ये जाहिर करना चाहा है कि उसके अंदर है तो अपने पिता के ही गुण, और उसके पिता रिचर्ड न्यूसन जो है वो एक सेलर है, वो एक नाविक है, तो उनको, नाविक को समुद्र से प्यार होता है। तो उसकी भावना भी ऐसी है कि उसको भी समुद्र से प्यार है, लेकिन इस बात को ये बता नहीं रहे हैं। ये तो रीडर को समझने की बात है। वो फायरफ्रे को शुक्रिया भी करती है कि उसने उसको नई किताबें ला के दी हैं उपहार के तौर पे। Henchard vows to himself that he will do nothing to hinder Firefly's courtship of Elizabeth Jane, despite his thoughts and wishes. अब देखिए हैंचर्ड के अंदर बदलाव तो है ही है, और हैंचर्ड शपथ लेता है इस बात की कि वो फायरफ्ले और एलिजाबेथ जेन का जो प्रेम संबंध है, इसमें बाधा नहीं बनेगा। ठीक है, भले ही उसके विचार और इच्छाएं कुछ भी हों, लेकिन इन दोनों के प्रेम में, इन दोनों के लपड़े में, लप्पे झप्पे में ये बाधा नहीं बनेगा। But when he sees how close the two have become and believes they must be engaged, he cannot help how he feels about the situation. लेकिन जैसे जैसे वो दोनों और नजदीक आने लगते हैं और ये मानने लगते हैं कि अब इन दोनों को सगाई कर लेनी चाहिए, वो अपने सिचुएशन पर दुखी होने से अपने आप को रोक नहीं पाता है। Elizabeth Jane had been interested in any other man than Henchard's great rival. He feels he could have been content to part with her consent, company and attention. तो हैंचर्ड ये सोचता है कि अगर एलिजाबेथ जेन ने हैंचर्ड के प्रतिद्वंदी के अलावा किसी और व्यक्ति से प्यार किया होता या किसी और व्यक्ति में रुचि दिखाई होती ना, तो उस चीज को लेकर के हैंचर्ड काफी संतुष्ट होता, और उस इंसान की कंपनी से, यानी कि कौन से इंसान, जेन की कंपनी से और जेन की अटेंशन से आराम से अपने आप को दूर कर देता। यानी कि वो चाहता है कि, वो ऐसा सोचता है, चाहता तो क्या क्या, उसके चाहने और ना चाहने से तो होता भी क्या है, ये सोच रहा है कि इस छोरी को भी ये गधा ही मिला है, फायर फ्री मिला है प्यार करने के लिए। अगर इसने किसी और से प्यार किया होता तो मेरे को इतना दुख नहीं होता इसके दूर जाने का, इससे अलग होने का, तब इसको इतना दुख नहीं होता। The townsfolk of Casterbridge gossip about the engagement between Firefly and Elizabeth Jane. तो साहब एंगेजमेंट हो गई है अब फायरफ्ले और एलिजाबेथ जेन की, और टाउन के लोग जो है इस बारे में बात कर रहे हैं। The original occupants of the King of Prussia who witnessed the young people's humble appearances in Casterbridge are happy for them and their union. और किंग ऑफ प्रूशिया के जो वास्तविक धारक हैं, ऑक्यूपेंट्स हैं, जो मालिक हैं, जिन्होंने देखा है इस यंग लोगों के शानदार पहनावे को और इन कैस्टरब्रिज के लोगों को, जब वो शामिल हुए हैं और खुश हैं, किस चीज के लिए, इन दोनों की, फायरफ्ले की और जेन की सगाई के लिए काफी खुश हैं यहाँ के लोग। Some townsfolk argue that the successful Firefly is choosing a new wife below his station, whereas others feel that the well-liked Elizabeth Jane is lowering herself to marrying a widower with a dubious first wife. तो देखिए, वो कहते हैं ना कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। तो लोगों को हर तरफ से दिक्कत है, उनको हर चीज में खुजली है। कुछ लोग ये मान रहे हैं कि फायरफ्ले इतना कामयाब है और उसने एलिजाबेथ जेन से सगाई करके अपना स्तर गिरा दिया। वहीं दूसरे लोग ऐसा भी मानते हैं कि एलिजाबेथ जेन, जिसको इतने सारे लोग पसंद करते हैं, उसने एक विधवा से या विदुर से शादी करने का सोच करके, जिसकी एक डबियस यानी कि संदेहास्पद पहली पत्नी थी, उस इंसान से सगाई करके एलिजाबेथ जेन ने अपने आप को नीचे गिरा दिया।
यानी कि दोनों ने अपने आप को नीचे गिरा लिया एक दूसरे से शादी करके, सगाई करके। Henchard is tormented by Elizabeth Jane's silence on the matter of a relationship with Firefly. Henchard काफी सताया हुआ सा या परेशान महसूस करता है एलिजाबेथ जेन और फायरफ्ले का जो रिश्ता है उसके ऊपर जेन की चुप्पी से काफी सताया हुआ महसूस करता है। He supposes that she must see him as an obstacle to her future happiness given his past with Firefly. उसे ऐसा लगता है हेंचर्ड को कि शायद एलिजाबेथ जेन इतिहास की बातों को याद करके ये सोचती होगी कि उसका पिता हेंचर्ड जो है वो उन दोनों के बीच में एक बाधा है। Henchard wonders, on the other hand, if a union with Firefly wouldn't necessarily prevent him from maintaining a close relationship with Elizabeth Jane. Henchard को इस बात पर काफी आश्चर्य होता है। वहीं दूसरी ओर फायरफ्ले जो है वो एलिजाबेथ जेन से प्यार तो करता ही है, लेकिन उससे आवश्यक रूप से अपने आप की दूरी नहीं बनाए रख सकता है। ठीक है, क्योंकि अब हेंचर्ड से उसको रिश्ता मजबूत भले ही करना हो या नहीं करना हो फायरफ्ले को, लेकिन वो फिर भी उससे प्रिवेंशन रखता है, थोड़ा सा दूरी, थोड़ी डिस्टेंस तो मेंटेन रखता ही है हेंचर्ड से फायरफ्ले, कि कहीं एलिजाबेथ जेन जो है वो उसके किसी बात में आकर के या फिर उसके ऊपर उसकी बातों का कोई भी किसी भी बातों का गलत प्रभाव ना पड़े। तो दोनों अपने अपने रिश्ते को बचाने की कोशिश में है, फायरफ्ले जेन से और हेंचर्ड भी जेन से। He continues to keep a close eye on Elizabeth, Jane and Firefly. हेंचर्ड फिर से नजदीक से नजर रखना शुरू कर देता है जेन और फायरफ्ले के ऊपर। और एक दिन while one day spying on the Budmouth Road for the pair's arrival there, he sees another man arrive on that road and it is Richard Newson. एक और दिन साहब छुप छुपा के देखते हुए बडमौथ रोड के ऊपर जब वो दोनों जो जब वो युगल या वो जोड़ा फायरफ्ले का और जेन का उस रोड पर पहुंचता है, तो एंचर्ड क्या देखता है कि एक और व्यक्ति उनकी तरफ आ रहा है। और ये आदमी कौन है? ये आदमी है साहब रिचर्ड न्यूसन। Elizabeth Jane confesses to Henchard that she has received a letter from a strange man about meeting her on the Budmouth Road and wonders whether or not she should go. Henchard tells her to go. Then he tells her that he plans to leave Casterbridge, foreseeing how his life must change with the reappearance of Richard Newson. Elizabeth Jane, surprised and confused by this announcement, begins to cry. जेन हेंचर्ड को इस बात को कन्फेस करती है कि उसे एक अजनबी के द्वारा एक लेटर मिला है और वो अजनबी चाहता है कि मैं उससे बडमौथ रोड पे मिलने जाऊं। तो आप बताइए पिताजी, क्या मुझे जाना चाहिए या नहीं? हेंचर्ड कहता है भाई जाना चाहिए। और फिर हेंचर्ड जेन को अपने प्लान के बारे में बताता है कि वो कैस्टरविच छोड़ देना चाहता है, ये देखते हुए कि उसका जो जीवन है वो रिचर्ड न्यूसन के दोबारा आने से कितना बुरी तरीके से प्रभावित हो सकता है या चेंज हो सकता है, इस बात को वो अपने मन में रखता है। एलिजाबेथ जेन इस अनाउंसमेंट को सुनकर साहब बहुत आश्चर्यचकित और दुखी हो जाती है और रोने लग पड़ती है। Elizabeth Jane thinks her father must be leaving house because she wishes to marry Firefly. He assures her that she may do so, but that he will not come to her wedding. एलिजाबेथ जेन को ऐसा लगता है कि जो हेंचर्ड है वो घर इसलिए छोड़ के जा रहा है क्योंकि जेन फायरफ्ले से शादी करने की इच्छा रखती है। तो हेंचर्ड उसको विश्वास दे जाता है कि तुम बिल्कुल ऐसा ही करो, लेकिन मैं तुम्हारी शादी में नहीं आऊंगा। He asks her to remember, once she knows all his sins, that he loved her and cared for her. वो एंचर्ड जो है वो जेन को कहता है कि याद रखना उन सारे पापों को, उन सारे प्यार को और उन सारी परवाहों को जो मैंने तुम्हारे लिए कभी की थी। शी प्रोमिसेस नॉट टू फॉरगेट हिम। और एलिजाबेथ वादा करती है कि मैं आपको कभी नहीं भूलूंगी। That very evening, Henchard secretly leaves town with only Elizabeth Jane accompanying with him as far as the second bridge. और उसी शाम को हेंचर्ड चुपचाप वहां से कैस्टरविच से बाहर चला जाता है और केवल एलिजाबेथ जेन ही है जो उसको छोड़ने आई है साथ में। कहाँ तक छोड़ने आई है साहब?
सेकंड ब्रिज तक छोड़ने आई है। तो इस तरह का स्टेटमेंट का क्वेश्चन बनता है कि हेंचर्ड जब कैस्टरविच को छोड़ता है तो उसके साथ कौन कौन लोग आते हैं और कहाँ तक उसको छोड़ा है। As Hencher travels alone, he wishes he still had Elizabeth Jane with him, believing any hardship would be nothing then. But to live alone is his punishment, he believes. और जब वो अकेला ट्रेवल कर रहा है तो उसके मन में बड़ी तीव्र इच्छा है कि काश जेन भी उसके साथ होती, और अगर वो उसके साथ होती तो उसको विश्वास है कि उसे कोई भी मुश्किल नहीं होती। लेकिन अब अकेला रहना ही उसकी सजा है, उसे इस बात को मानना ही पड़ रहा है। Elizabeth Jane meets Firefly on her walk back. She tells him that Henchard is gone. Firefly has a friend that he wishes her to meet at home, and Elizabeth Jane is surprised to see this man, who is Richard Newson. एलिजाबेथ जेन घर की वापसी पर फारफे से मिलती है और वो उसको बताती है कि हैंचर्ड चला गया है। फारफे कहता है कि उसका एक दोस्त उसके घर पे बैठा हुआ है, फारफे के घर पे, जो जेन से मिलना चाहता है। और जेन उस आदमी को देखकर बहुत आश्चर्यचकित हो गई है, जो कि रिचर्ड न्यूसन है। द रियूनियन बिटवीन लॉन्ग सेपरेटेड डॉटर एंड फादर इज इमोशनल। और पिता पुत्री का जो बड़े लंबे समय से दूरियां थी, बहुत लंबे समय से जो अलगाव था, बिछड़ाव था, उसका रियूनियन बहुत ही ज्यादा भावुक है, बहुत ही ज्यादा इमोशनल है। न्यूसन इज सो प्राउड ऑफ द वुमेन एलिजाबेथ जेन हैज ग्रोन अप टू बी। और न्यूसन बहुत ही प्राउड है उस महिला पे, एलिजाबेथ जेन पर, जो कि इतनी बड़ी हो गई है। तो ये जो फैक्ट है कि साहब एलिजाबेथ जेन का और रिचर्ड न्यूसन का रियूनियन कौन से चैप्टर में हो रहा है, तो ये हो रहा है चैप्टर 43 के अंदर। न्यूसन इज सो प्राउड ऑफ द वुमन एलिजाबेथ जेन हैज ग्रोन अप टू बी, ठीक है। न्यूसन expresses his happiness to be involved in their lives now that Henchard is gone. न्यूसन उनके उन दोनों के जीवन में इन्वॉल्व होकर, फायरफ्रे और जेन के जीवन में इन्वॉल्व होकर काफी खुश महसूस कर रहा है। और अब जबकि हेंचर्ड चला गया है तो कुछ ज्यादा ही महसूस कर रहा है। He feels that he has already inserted himself into Henchard's family life too far and wishes to not hurt or offend the other man. Newson explains how Henchard had told him that Elizabeth Jane had died when he had come through Casterbridge previously, searching for her. Newson regards the situation as a joke, but Elizabeth Jane is angry and revolted by Henchard's actions. तो न्यूसन कहता है कि उसे ऐसा लगता है कि उसने बहुत पहले ही अपने आप को हेंचर्ड की फैमिली में इंसर्ट कर लिया था, लेकिन उसकी इच्छा थी कि वो उस दूसरे व्यक्ति को यानी हेंचर्ड को तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहता था, ना ही उसको अपमानित करना चाहता था। फिर न्यूसन बताता है कि कैसे हेंचर्ड ने उसको पहले बताया था कि एलिजाबेथ जेन भी मर चुकी है जब वो पिछली बार कैस्टरब्रिज आया था। न्यूसन जब पिछली बार कैस्टरब्रिज आया था तब हेंचर्ड ने उसको बताया था कि साहब जेन भी मर चुकी है, जब मैं उसको ढूंढ रहा था। तो न्यूसन तो इस बात को कहता है साहब मजाक में, लेकिन एलिजाबेथ जेन इस बात को सुन के बहुत गुस्सा हो जाती है और हैंचर्ड के जो ये कृत्य है उसके खिलाफ काफी विद्रोहपूर्ण वार्तालाप करती है, काफी विद्रोहपूर्ण स्वर में अपनी भावनाओं को व्यक्त करती है। न्यूसन गुड नेचर्डली encourages Elizabeth Jane to put the past behind her. He offers to help pay for the wedding, which Firefly plans to hold in their own large house. न्यूसन अच्छे व्यवहार से एलिजाबेथ जेन को प्रोत्साहित करता है इस चीज के लिए कि अब तुम्हें पास्ट को भुला देना चाहिए, और वो ऑफर करता है उन दोनों को कि उन दोनों की शादी में मैं पैसा तुम दोनों की शादी में मैं पैसा लगाना चाहता हूँ। और वो शादी जो कि फायरफ्रे के खुद के ही बड़े से घर में होने वाली है। ठीक है, अल्टीमेटली मतलब दहेज देना चाह रहा है अपनी छोरी की शादी में ये। Richard travels back to Wade Priors.
and visits the location of the fair where he had made the error of selling his wife and daughter. तो साहब कैस्टरविच से निकलने के बाद हैंचर्ड कहाँ जाता है? सबसे पहले तो वेडन प्रायर्स में जाता है, और वेडन प्रायर्स में भी उस जगह जाता है जहाँ पे वो मेला लगा हुआ है, जहाँ पे उसने अपनी पत्नी और बच्ची को बेचने की गलती की थी. He visits this place as an act of penance and feels fully the bitterness of his situation. वो इस जगह को क्यों विजिट करता है भाई? वो विजिट करता है इस जगह को ताकि वो एक तरीके से ये दिखा सके कि वो अपने पापों का पश्चाताप करने आया है, वो तपस्या करने आया है. एन एक्ट ऑफ पीनेंस का मतलब है एक तपस्या, तपस्या के संदर्भ में किया गया कार्य. तो इसलिए वो इस जगह को विजिट करता है, और 20 साल 22 साल पहले की जो सिचुएशन है उसकी बिटरनेस को वो आज भी महसूस करता है. He had planned to travel far away from Casterbridge, but because his mind is on Elizabeth Jane, he continues circling distantly around the town. He often sneers at himself for this weakness and for caring so deeply about a girl who is not his daughter. क्योंकि उसने प्लान तो कर लिया है कि वो कैस्टरब्रिज से हमेशा दूर रहेगा, लेकिन एलिजाबेथ जेन के अंदर उसका बहुत मन है, इसलिए वो उस टाउन के आसपास चक्कर लगाता ही रहता है. कभी कभी वो झांक कर देख भी लेता है टाउन के अंदर, क्योंकि उसकी कमजोरी है. अब ये एलिजाबेथ जेन जो है उसकी कमजोरी है, और वो उस बच्ची की, उस लड़की की बहुत परवाह करता है जो कि उसकी बेटी नहीं है. हेंचर्ड ऑब्टेन्स वर्क अगेंस्ट एज ए हेट रसर. तो दोबारा किसके रूप में काम करने लग गया है? वो हेट रसर के रूप में. And so he finds himself in exactly the same circumstances in life where he found himself 25 years earlier. तो इस बात को याद रखने योग्य फैक्ट है कि वेडन प्रायर्स में कितने साल बाद हैंचर्ड लौटता है. तो वेडन प्रायर्स में हैंचर्ड लौट रहा है 25 सालों बाद. 18 साल उसने कैस्टरविच में रहा, और उसके बाद में 18 साल के बाद में एलिजाबेथ जेन और सूजन आ गई हैं, और फिर ये पूरे 7 साल का वाकया है जो हमने देखा है अभी, और ये छोड़कर वहां से आ गया है. 25 साल हो गए हैं अब इस चीज को. तो उसने अपने आप के जीवन को, अब जब उसने हेड रसर के रूप में काम करना शुरू कर दिया है, तो अपना जीवन उसने उसी दौर में पाया है जैसा कि 25 साल पहले हुआ करता था. He has no interest at this point in attempting to better his situation as he once did. He often thinks as he works of the people anywhere, everywhere, dying before their time, while he, an outcast who no one will miss, lives on. अब जिंदगी के इस मोड़ पर उसे अपने जीवन को बेहतर करने में कोई रुचि नहीं है, जैसा कि उसे किसी समय पे हुआ करती थी. वो कभी कभी सोचता है कि लोग जो कि प्रतिदिन मर रहे हैं अपने समय से पहले, कितने सारे लोग हैं जो समय से पहले प्रतिदिन मर रहे हैं, जबकि हैंचर्ड जैसा व्यक्ति जो कि एक आउटकास्ट है, एक बाहरी व्यक्ति है, उसे कोई भी याद नहीं करता, ना ही उसको कोई मिस करेगा, वो जिंदा है. यानी कि हैंचर्ड के मन में ऐसे विचार आ रहे हैं कि जिन लोगों को नहीं मरना चाहिए वो तो मर रहे हैं, और मेरे जैसा आदमी जिसकी कोई परवाह नहीं करता है, जिसको मर जाना चाहिए, वो नहीं मर रहा, वो जिए जा रहा है. One day Henchard hears the word Casterbridge spoken by someone in a passing wagon and runs to the road to inquire about news from the town. He asks about a wedding and hears that one is taking place on Martin's Day. He thinks of writing to Elizabeth Jane, remembering that she had said she wished him to be at her wedding, but he is unsure how to reverse his own self-willed seclusion. एक दिन हैंचर्ड कैस्टरविज नाम का शब्द सुन लेता है किसी ऐसे इंसान के मुंह से जो कि उस सड़क पे से एक गाड़ी के अंदर गुजर रहा है, और हैंचर्ड दौड़ता हुआ सड़क पर जाता है उस वैगन की ओर, और इंक्वायरी करता है जिस आदमी ने कैस्टरविज शब्द का इस्तेमाल किया उससे, कि भाई क्या चल क्या रहा है आजकल कैस्टरविज में. तो वो आदमी उसको बताता है एक शादी के बारे में,
कि एक शादी होने वाली है। हेंचर्ड को बताता है इस बात को, कैस्टरविच में एक शादी होने वाली है। कहाँ पे होने वाली है? मार्टिन्स डे में। ठीक है, जगह का नाम है मार्टिन्स डे, वहां पर शादी होने वाली है। हेंचर्ड सोचता है कि वो एलिजाबेथ जेन को एक पत्र लिखे, उसको ये याद दिलाए कि उसने कहा था कि वो चाहती है कि उसका पिता यानी कि हेंचर्ड शादी में जरूर आए। लेकिन वो इस बात को लेकर काफी अनिश्चित है कि कैसे वो एकांत में अपने द्वारा जो शब्द उसने कहे हैं, अपने शब्दों को वो महत्व दिया है, इस शपथ को महत्व दिया है कि वो कास्टरविज नहीं जाएगा, कैसे उस शपथ को वो उल्टा कर दे, कैसे पलट दे, आखिर अपने शब्दों से कैसे मुकर जाए। Hencher decides to arrive at the wedding in the evening so as to make as little disruption as possible. आखिरकार हेंचर बहुत सोच विचार के बाद शादी में जाने का तय कर लेता है शाम को, और ये कोशिश करता है कि वो कम से कम संभावना, इस चीज की संभावना को ध्यान में रखते हुए कि वो कम से कम व्यवधान उत्पन्न करे शादी में, यानी कि डिस्टरबेंस बिल्कुल भी ना हो उसके जाने से। He travels toward Casterbridge, planning to wear his working suit, the only clothes he owns, to the event. He buys Elizabeth Jane a gift of a goldfinch in a cage. तो अब वो कैस्टरब्रिज की ओर चल पड़ता है और अपना सूट पहनकर चल पड़ता है। ठीक है, एकमात्र ड्रेस है उसके पास, एक सूट। कहाँ तो वो मेयर था, तो कितने सूट होंगे उसके पास, और आज उसके पास केवल एक ही सूट है जिसको पहनकर वो शादी की ओर चल पड़ता है। और वो एलिजाबेथ जेन के लिए गिफ्ट खरीदता है। और कौन सा गिफ्ट खरीदता है? अ गोल्ड फिंच इन अ केज। एक गोल्ड फिंच नाम का पक्षी है जो कि पिंजरे में बंद है, ये गिफ्ट खरीदता है वो एलिजाबेथ जेन के लिए, यानी कि अल्टीमेटली एक पक्षी गिफ्ट कर रहा है वो एलिजाबेथ जेन को। तो इस फैक्ट को ध्यान रखना आपकी एंचर्ड ने साहब क्या गिफ्ट दिया था जेन को। He arrives at Firefly's house that evening and sees the lively proceedings within. He can hear Firefly's voice singing. The door is open and everything inside is brightly lit. Hencher's courage fails him. He does not want to appear among such splendor as an embarrassment to Elizabeth Jane. He enters by the back door instead and sends a servant to pass a message to his stepdaughter. हेंचर्ड फायरफिट घर में पहुंच जाता है शाम के समय, और उस जीवंत माहौल को, उस जीवंत प्रक्रियाओं को, जो कि उत्सव का माहौल है, उसको देख रहा है। वो फायरफिट को गाना गाते हुए सुन सकता है। दरवाजा खुला हुआ है और अंदर की ओर सब कुछ चमक रहा है, और हेंचर्ड की हिम्मत यहाँ पे जवाब दे जाती है। वो इस शानदार माहौल के अंदर अपने आप को अपीयर नहीं करना चाहता है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि ये सब देख करके जेन को काफी एम्बेरसमेंट या शर्मिंदगी महसूस होगी। इसलिए वो पिछले दरवाजे से प्रवेश करता है और एक नौकर को भेजता है कि वो एलिजाबेथ जेन को बुला करके जाए, संदेश देकर भेजता है एक नौकर को। Anchard watches the dance underway in the other room and sees one man who dances particularly grandly. This happy man, Elizabeth Jane's dance partner for that number is न्यूसन। हैंचर्ड घर के अंदर डांस करते हुए देखता है लोगों को, दूसरे रूम्स में देखता है, और एक आदमी ऐसा है जो कुछ ज्यादा ही जोश में नाच रहा है, ज्यादा ही गुलाटी मार मार के नाच रहा है, इसको कुछ ज्यादा ही खुशी है। और ये एलिजाबेथ जेन का डांस पार्टनर भी है, और इस आदमी का नाम क्या है? न्यूसन। यानी कि एलिजाबेथ जेन का वास्तविक पिता न्यूसन जो है, वो नाच रहा है एलिजाबेथ जेन के साथ, और बहुत खुश है ये आदमी। Elizabeth Jane appears, having been summoned by the servant. She tells Anchor she might once have cared for him, but she no longer can, knowing that he deceived her about her parentage and deceived Newson, her true father, into believing that she was dead. एलिजाबेथ जेन आती है, जिसे कि नौकर ने बुलाया है, और आके वो हेंचर्ड को देखती है और उसको कहती है कि एक समय ऐसा था जब मैं तुम्हारी बहुत परवाह किया करती थी, लेकिन अब मैं तुमको जानना भी नहीं चाहती, क्योंकि तुमने मुझे धोखा दिया है मेरी परवरिश के लिए, और तुमने छल किया है न्यूसन के साथ जो कि मेरे सच्चे पिता हैं। तो उनको ये बात बोलकर, ये विश्वास दिलाकर कि मैं मर चुकी हूँ, इसलिए तुमने मुझे धोखा दिया है, तो मैं तुम्हें जानना भी नहीं चाहती।
Henchard cannot begin to explain his own limited knowledge and confusion about these matters, but only apologizes for distressing her at such a happy time and swears he will not trouble her again until his dying day. हैंचर्ड इस चीज का जवाब देने के लिए खुद ही काफी कंफ्यूज है, ना तो उसके अंदर इतनी बुद्धि बची है कि अब वो इस सब चीजों को प्रोसेस कर सके, उसका कोई जवाब दे सके। बस वो क्या करता है इतना सा कि वो एलिजाबेथ को परेशान करने के लिए, इतने सुख के इतने खुशी भरे माहौल में परेशान करने के लिए उससे क्षमा मांगता है और कसम खाता है कि वो अपने मृत्यु के दिन तक एलिजाबेथ जेन को अपनी शक्ल नहीं दिखाएगा, ना ही उसको परेशान करेगा। ठीक है, तो अब लास्ट चैप्टर है ये मेयर ऑफ कैस्टरविच का, अंतिम चैप्टर, चैप्टर 45, जहां पे नोवेल एंड होता है। अबाउट 1 मंथ आफ्टर हर वेडिंग, ठीक है, ये एक फैक्ट, 1 महीने बाद, क्योंकि अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है इसका भी पता चलेगा कि 1 महीने बाद क्या होता है। Elizabeth Jane discovers that the caged goldfinch that had been found starved to death had been brought to the wedding and forgotten by Henchard. लगभग शादी के 1 महीने बाद जेन को इस बात का पता चलता है कि वो जो पिंजरे के अंदर गोल्ड फिंच है वो भूख से मर चुका है, यानी कि अब तक उसको पिंजरे का पता ही नहीं है। और उसको घर में होगा कुछ काम, साफ सफाई वगैरह जो भी है, नौकरों ने बताया होगा कि एक पिंजरे के अंदर गोल्ड फिंच मरा हुआ है। उसको याद आया कि ये भूख से मर चुका है और ये उसकी शादी में हैंचर्ड गिफ्ट के तौर पर लेके आया था। Realizing that the bird had been a gift from Henchard causes Elizabeth Jane to reflect and to wish to make her peace with her stepfather. उस पक्षी को या फिर उस पक्षी को बारे में सोचते हुए कि भाई ये पक्षी हैंचर्ड के द्वारा उसको दिया गया गिफ्ट था, एलिजाबेथ के मन में एक बार फिर से हैंचर्ड के लिए करुणा उत्पन्न हो जाती है और वो फिर से एक बार अपने सौतेले पिता के साथ में शांति कायम करने की इच्छा रखने लगती है। Newson, although remaining in Casterbridge for a while after the wedding, eventually settled in Budmouth as a more desirable residence near the sea. अब जो न्यूसन है वो शादी के बाद कुछ समय तक तो कैस्टरविच में रहता है, लेकिन थोड़े समय बाद वो कहाँ सेटल हो जाता है, बर्डमाउथ में सेटल हो जाता है न्यूसन, जो कि समुद्र के पास है और न्यूसन के लिए काफी अच्छी जगह है। एलिजाबेथ जेन tells Farfrae that she wishes to find Henchard, and when he cannot be found, Elizabeth Jane remembers that he once considered suicide and worries that may have happened to him. एलिजाबेथ जेन फायरफे से कहती है कि वो हैंचर को ढूंढना चाहती है, लेकिन जब हैंचर नहीं मिला तो एलिजाबेथ जेन को याद आया कि एक बार उसने सुसाइड के बारे में सोचा था और जेन को इस बात की चिंता है कि कहीं उसने सुसाइड कर तो नहीं दिया। एलिजाबेथ जेन टेस्ट फायरफिट, ठीक है, तो ये तो बता ही दिया है साहब उसको कि अब उसको चिंता सता रही है कि कहीं उसने सुसाइड कर तो नहीं दिया। इवेंचुअली दे हियर ए रिपोर्ट फ्रॉम समवन हु सॉ हैंचर्ड ऑन फुट एंड दे टेक द गिग टू ड्राइव इन दैट डायरेक्शन। दे स्पेंड द डे सर्चिंग एडगन हीथ एंड एज दे आर प्लानिंग टू टर्न अराउंड फॉर द डे दे सी एबेल विटल। अंततः उन्हें एक रिपोर्ट मिलती है, उन्हें एक खबर मिलती है कि हैंचर्ड को पैदल चलते हुए देखा गया है और वो उसी दिशा में अपनी जो गिग है, अपने 2 पहिए वाली जो घोड़ा गाड़ी है, तांगा है, उसको लेके चल पड़ते हैं और वो पूरा दिन एडगन हीथ को सर्च करते हैं। एडगन हीथ एक जगह का नाम है, उसको सर्च करते हैं और जैसे ही वो दिन के खत्म होने के साथ साथ वापस जाने के लिए सोचते हैं तो उनको दिखाई दे जाता है एबेल विटल। ठीक है, एबेल विटल कौन था ये आपको याद ही होगा। Elizabeth, Jane, and Firefly follow Abel Witter to a cottage where they see him enter. When they enter the cottage and find Abel, who is deeply saddened. एलिजाबेथ जेन और फायरफ्रे एबल विटर का पीछा करते हैं और उसे एक कॉटेज के अंदर प्रवेश करते हुए देखते हैं और वो देखते हैं, जब वो कॉटेज के अंदर प्रवेश करते हैं तो वो देखते हैं कि एबेल जो है वो काफी दुखी है, बहुत ज्यादा दुखी है
He reports that Mr. Henchard has died just before their arrival. और वो खबर देता है उनको कि उनके आने से ठीक पहले ही हैंचर्ड जो हैं वो मर गए हैं। हैंचर्ड, एबेल सेज, was kind to his mother। हैंचर्ड जो है, एबेल कहता है इस बात को कि हैंचर्ड उसकी माँ के लिए, एबेल की माँ के लिए बहुत दयालु थे, बहुत काइंड थे। एंड सपोर्टेड द पुअर वुमेन, और उन्होंने उस बेचारी महिला को बहुत सपोर्ट किया था। इवन दो ही वॉज रफ ऑन एबेल फॉर हिज टार्डीनेस, हालांकि वो एबेल पे बहुत गुस्सा करते थे उसके आलसी स्वभाव के लिए, उसके आलस्यपने के लिए, पर उसकी माँ के साथ उनका व्यवहार बहुत अच्छा था। Abel explains that he saw Henchard leaving Casterbridge after the wedding and he followed him। एबल ने बताया कि उसने हैंचर्ड को कैस्टरब्रिज को छोड़ते हुए देखा था शादी के बाद, और उसने उनका पीछा भी किया था। हैंचर्ड grew weak and sick on the road and Abel brought him to the abandoned cottage and cared for him। हैंचर्ड वापस आते समय सड़क पर ही काफी कमजोर और बीमार सा महसूस करने लगा था उस समय, और उसी समय एबेल उनको अपने एबेंडेंड कॉटेज यानी कि अलग थलग पड़े हुए कॉटेज में, एबेल खुद भी एक गरीब आदमी है तो उसका अलग थलग कॉटेज है, उसमें ले आया था एंचर्ड को, और उसने उनका बहुत ध्यान रखा था। एबेल shows Elizabeth, Jane and Farfrae a will that Henchard produced before he died। एलिजाबेथ, जेन और फारफे को एबेल एक विल दिखाता है, एक वसीयतनामा दिखाता है जो कि हैंचर्ड ने अपनी मृत्यु से पहले बनाई थी। The will does not describe any inheritance, as Henchard owned nothing by the end of his life, but asks that Elizabeth Jane not be told of his death, and that no funeral with mourners be held for him, and that no one remember him। हालांकि एबेल ने अपनी वसीयत में किसी भी विरासत का जिक्र नहीं किया है, क्योंकि अपने जीवन के अंतिम समय में हैंचर्ड के पास कुछ था ही नहीं, तो हैंचर्ड ने अपने विरासत में कुछ लिखा भी नहीं है, वसीयत में कुछ लिखा भी नहीं है। लेकिन उसने कहा है कि एलिजाबेथ जेन को हैंचर्ड की मृत्यु के बारे में ना बताया जाए। अपनी विल में लिख रहा है ये बात हैंचर्ड, उसको थोड़ी पता है कि साहब जेन तक पहुंच जाएगी ये विल, एबेल बता देगा जेन को, लेकिन लिखा तो है उसने कि उसकी जीवन की इच्छा ये है अंतिम कि जेन को उसकी मृत्यु के बारे में ना बताया जाए, और ना ही हैंचर्ड की मृत्यु के ऊपर कोई फ्यूनरल किया जाए, यानी कि कोई पूरा कस्टम्स को फॉलो किया जाए, कोई फ्यूनरल ना किया जाए, ना ही कोई शोक करने वाले लोग उसके लिए बुलाए जाएं, और उसे कोई भी याद ना रखे। ये सब उसकी हैंचर्ड की अंतिम विश है। ठीक है, अंतिम विश क्या है कि एलिजाबेथ जेन को उसकी मृत्यु के बारे में ना बताया जाए, ना ही उसके लिए कोई फ्यूनरल का आयोजन किया जाए, ना ही शोक करने वाले लोगों को बुलाया जाए, और कोई भी व्यक्ति उसे याद ना रखे। ये सब चीज, ये जो विश है, ये हैंचर्ड की आखिरी विशेष थी। तो साहब यहाँ पे खत्म होता है हमारा मेयर ऑफ कास्टरब्रिज। काफी लंबा चौड़ा नोवेल है, 45 चैप्टर्स का, और लगभग 100-150 के आसपास फैक्ट, या 150 या से 200 के बीच में हमने फैक्ट्स डिस्कस किए हैं इसके नोवेल के अंदर। तो आशा करते हैं कि आपको अच्छे से समझ आया होगा सब कुछ। ये फैक्ट आपके सामने काफ़ी स्पष्ट किए हैं हमने, बहुत मेहनत से ये पूरी समरी तैयार की है ताकि आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के जो आपके सभी क्वेश्चंस हैं वो कवर हो जाएं, और सब कुछ को ध्यान में रखते हुए, हर एक फैक्ट को ध्यान में रखते हुए समरी को प्रिपेयर किया गया है। तो आशा करते हैं आप इसको ध्यान से देखेंगे, समझेंगे। आपको ना समझ में आए, आप एक बार फिर से देख सकते हैं चीज़ों को। ऐसा नहीं होगा कि आपको समझ में नहीं आएगा। बस इसको देखिएगा ज़रूर, 5 से 6 प्रश्न ज़रूर बनते हैं फर्स्ट ग्रेड में इस नोवेल से। ज़रूर देखिए, समझिए अच्छे से, और आनंद लीजिए जीवन का। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए नोवेल के साथ में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको आपके एग्जाम्स के लिए गुड लक, और जय हिंद।